हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पाठ 26 है। पीछे हम 25 तक पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा कि भारतीय जो प्रताड़ित हुए ना, वो इसी से हुए। मतलब गजब की व्यवस्था थी। और जो कहा जाता है ना अत्याचार, अत्याचार जो है वो तो अंग्रेज मारते पीटते थे ही, गरीबी दुख भूखमरी दुखदाई जो होता था ना, यही व्यवस्था जो है भारत में लेकर आई। इसको थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से कि ये क्या है। मतलब इतना हृदय मतलब विधायक ये सब नीतियां हैं अंग्रेजों की, जो आपको जो अभी भी जो फील कर रहा होगा ना, वो समझ रहा होगा कि ये कौन सी नीतियां हैं और किसके तहत बर्बाद किया गया। और भारतीय समझ कर रहे थे कि ये ईश्वर की मार है। पहले समझ लेते हैं क्या है ये व्यवस्था, तब देखते हैं। तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, इसमें पहला है अस्थाई बंदोबस्ती कह लीजिए, चाहे जमींदारी बंदोबस्ती कह लीजिए। क्या कह लीजिए, अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्त। ठीक, ये लेकर आया था ना जॉन सोर, ये जॉन सोर लेकर आया था। मगर उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कार्नवालिस था। ये क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नर जनरल कार्नवालिस, हाँ। जॉन सोर जो था ना वो रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था, हाँ। इसी का ये विचार आया था, यही विचार दिया था कि हम लोग अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया जाए। कौन विचार दिया था जी? जॉन सोर रेवेन्यू बोर्ड का ये अध्यक्ष था, यही विचार दिया था। ठीक, इसी के विचार के तहत 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुआ, इसी के कहने पर, इसी के विचार अनुसार। और लागू कहाँ हुआ? जो हम लोग वाला क्षेत्र है, देखिएगा इंडिया को, फिगर को देखिएगा, ये वाला बेल्ट यानी बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक। आज जो कर्नाटक है, कर्नाटक उड़ीसा से जो टच कर रहा है वो इलाका, मतलब इस बेल्ट वाला, बिहार ले लीजिए ना, बिहार बंगाल ले लीजिए ना, और ये जो सबसे उपजाऊ वाला है, सबसे फर्टाइल है, बात समझ रहे हैं, वो इलाका बिहार बंगाल का तो सबसे फर्टाइल है। बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, ये लगभग उस समय का ब्रिटिश क्षेत्र का 19% भाग पर हुआ। जैसे हम लोग वाला जो जमीन है ना, ये अभी छपरा में है, तो यहाँ भी अस्थायी बंदोबस्ती था। आप लोग अपने आप से ना रिलेट कर पाओगे कि ये व्यवस्था क्यों है, आज भी है, बात समझ रहे हो, आज भी वो व्यवस्था है, आज भी उसी के तहत है। अपने आप को देखना, रिलेट करना। ठीक, तो ये पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्ती कितने परसेंट पर? तो 19% पर लागू हुआ। अब व्यवस्था क्या थी, मतलब ये अस्थाई बंदोबस्ती में क्या प्रावधान थे, क्या व्यवस्था थी? तो व्यवस्था देखिए, व्यवस्था ये थी कि भू राजस्व दर अस्थाई कर दिया जाए। मतलब राजस्व दर जो था, मतलब जैसे हर साल होता है ना, तो एक को अस्थाई कर दिया जाए कि पीछे जितना है हम 10% लेंगे, चाहे ये लेते थे 10/11 हिस्सा, 11 हिस्सा में से 10 हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे। हाँ ठीक, नहीं बताते हैं कि जैसे क्या था, 10/11 हिस्सा था, उसमें भू राजस्व दर जो भी था उसको आगे हम बताएंगे, अस्थाई कर दिया गया। तो अस्थाई जैसे आज भी आप एथी में पढ़िएगा ना, तो नेशनल इनकम जब निकाला जाता है तो एक आधार वर्ष माना जाता है कि उसी के वर्ष से कांड करेंगे। ठीक उसी तरह राजस्व दर कहा कि जिस वर्ष उपज ज़्यादा हुआ होगा, जिस वर्ष अच्छा फसल हुआ होगा, उस वर्ष को ये आधार वर्ष माना, और आधार वर्ष रखा 1790 से 91, यानी 1790 से 91 में जो दर से वो लिया होगा राजस्व, भू राजस्व कृषि वाला, ठीक, उसी से लेगा हर वर्ष। समझ रहे हैं? तो 10/11 भाग, समझ रहे हैं, बताएंगे हम। ठीक, तो आधार वर्ष पूछ लेगा, 1790 से 91 था। तो व्यवस्था ये थी। इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था अंग्रेजों का कि हमको एक नियत इनकम प्राप्त हो जाए। हाँ,
वो झंझट ना हो कि भू एथी आ गया, मतलब अकाल पड़ गया, चाहे इस वर्ष किसान फसल नहीं हुआ, चाहे इस वर्ष बारिश नहीं हुआ, इस तरह से झंझट से वो लोग बचना चाहते थे कि हम लोग को एक फिक्स इनकम प्राप्त हो जाए, कि हम लोग को इस सेक्टर से, कृषि से हम लोग को इतना आय प्राप्त होगा। मतलब अंग्रेज मानकर यही चल रहे थे। इस उद्देश्य के साथ वो अस्थाई बंदोबस्ती ला रहे थे। तो होता क्या था कि भारतीय कृषि तो वो आपको मानसून पर डिपेंडेंट है ना, कभी अकाल पड़ गया, कोई बीमारी हो गया, कभी बारिश नहीं आया, कभी आंधी तूफान आ गया, कभी फसल बर्बाद हो गया, ये तो उसी तरह से मार झेलते थे प्रकृति के। तो उससे अंग्रेजों का घाटा होता था। तो अंग्रेज सोचे कि नहीं, हमको अस्थाई बंदोबस्ती कर देना है, और जिस वर्ष ज़्यादा हुआ होगा उसी का रेट फिक्स कर दिया। ठीक, अब देखो परिणाम जो इसका हुआ ना, इस व्यवस्था का गजब का दुष्परिणाम हुआ। गजब का, एक जमींदारी प्रथा का जन्म लिया इस व्यवस्था से। जमींदार उसके पहले नहीं हुआ करते थे, जमींदारी प्रथा जन्म हुआ। इस अंग्रेज किए क्या ना कि देखिए, भू राजस्व, भू जमीन का मालिक जमींदार होगा। जैसे अब देखिए, भारतीयों पर भारतीयों के द्वारा अत्याचार करवाया। जैसे मान लीजिए छपरा है, इस एरिया के मतलब कुछ राजस्व को जमीन का मालिक बना दिए, किसको? एक आदमी को। ठीक, उसका मालिक है, कर वही वसूलेगा। ठीक, और इस पर जो किसान होंगे खेती करेंगे और उनसे वो टैक्स लेगा, तो कुछ अपना हिस्सा रखेगा जमींदार और कुछ हिस्सा वो अंग्रेज को पहुंचाएगा। अब रेट का कर दिए हैं फिक्स। ठीक, अब आप प्राकृतिक का मार झेलो, चाहिए किसान दिन दिन भर खटते थे और बच कर जाता था खेत में इतना सा घर पर। आप उसी दौरान जो है ना, बहुत सारे कविता कहानियां लिखा गया। बात समझ रहे हैं? मदर इंडिया पिक्चर देखिए, वही व्यवस्था है। आप इस समय जो देख रहे हो ना अभी गोदान वाला, वही व्यवस्था है। आप देखिए उसमें जो है बेचारा किसान, क्या नाम है उसका, होली राम ना, और उसकी पत्नी है धनिया। आप गोदान को पढ़ को देखो, यही व्यवस्था है। वहां दिखाया क्या गया है, गोदान को देखने वाले बहुत लोग देखने वाले हैं अलग अलग नजरिए से, मगर हमारा जो नजरिया है ना, वो देखिए 3 चीज हम गोदान में देखे हैं। ठीक, आप भी उसको यथार्थवादी है ना, अपने से रिलेट करोगे। 3 चीज, पहला कि वो किसान मेहनती है, मतलब 5 बीघा जमीन है, उसके बावजूद भी वो उसमें 12 बीघा की उपज कर लेता है ना। और दूसरा चीज ये कि जमींदार जो हैं, जो शराब उड़ा रहे हैं, पी रहे हैं, वो उससे टैक्स लेते हैं। ये बेचारा धर्म कर्म वाला आदमी है, झूठ नहीं बोलने वाला आदमी है, पाप पुण्य का इसमें है। जिंदगी भर एक गाय लेना चाहता था, नहीं ले पाया, अंत में मृत्यु वक्त 20 पैसा था, वही गोदान हो कर पाया। मतलब ये सारी व्यवस्था मेहनत करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, जमींदारी व्यवस्था के वजह से वो उसका आधा से ज़्यादा पैसा तो टैक्स में चला जाता था। वो गरीब का गरीबे रह जाता था। और लोन लेता था, कर्जा लेता था, वो कर्जा वाले जो पढ़े लिखे नहीं थे, उसकी वजह से वो ब्याज का ब्याज वो हमेशा सूद चुकाता था और मुँह रहिए जाता था। 30 रुपया लिया, वो 300 रुपया चुका दिया, और भी मुँह रहिए है। और उस पर जो नहीं दिया पैसा, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ता था। मतलब ब्याजवा को 30 रुपया दिए, ब्याज हुआ तो वो आपका 300 हो गया, फिर वो मूढ़ में जोड़ लिया। उसके बाद तो 2 चीज पर उस नाटक में प्रहार किया गया है। एक तो साहूकारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, और दूसरा ये चीज की अनपढ़ है जिसको बुझा नहीं रहा है। और वो तो धर्म वाला बात है। और वहीं दूसरे लोग जो है पंडित हैं, साहूकार है, वो आराम से अपना जिंदगी जी रहे हैं। ये गरीब बेचारा गरीबी में जन्म लेकर गरीबी में मर गया। और क्यों? तो इस व्यवस्था के चलते, क्योंकि साहूकारी वो मेहनत कर रहा है। ठीक आज मोदी सरकार वही कर रही है। किसान मेहनत कर रहा है, हर चीज मेहनत कर रहा है, मगर आप उसका टैक्स ले ले रहे हो, तो गरीब का गरीबे बना हुआ है। दूध पर टैक्स लगता है जी, खाने पीने पर, पनीर पर। ये गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। कम से कम जो जरूरी चीजें हैं उन पर तो टैक्स ना लगाओ। शराब पर लगाओ, गाड़ी पर लगाओ, पेट्रोल पर कुछ हद तक ठीक है, मगर जो जीने के लिए आवश्यक है, लिविंग के लिए आवश्यक है, उस पर भी टैक्स। सारा व्यवस्था गोदान को देखिएगा तो वो टैक्सेशन सिस्टम पर ही है, साहूकारी व्यवस्था। उसका लगाने ना इतना ज्यादा था। वहां एक पुलिस को भी दिखाया गया है कि पुलिस आ रहा है, वो भी कुछ लेकर जा रहा है। ठीक, तो वही व्यवस्था चल रहा है। तो हुआ क्या यहां कि जमींदारी व्यवस्था का
जन्म हुआ और इसमें जमींदार जमीन का मालिक है और वही कर उसीलेगा और वही कर कुछ हिस्सा देगा। अब देखिए इससे कितना खतरनाक व्यवस्था जन्म लिया। खतरनाक ये था कि 10/11 हिस्सा अंग्रेज लेते थे, ठीक ना, 11 हिस्सा में से एक हिस्सा ये लेते थे ना, एक हिस्सा रखते थे वो जमींदार ना, मतलब 11 हिस्सा उसीलते थे, 11 हिस्सा में से 10 हिस्सा दे देते थे अंग्रेज को और एक हिस्सा वो, तो इनका ये फिक्स था तो वो तो उतना ले लेते थे, ठीक, मगर ये जो थे वसूलते थे 20। अब देखो वसूलते थे कितना, 20 में से 10 हिस्सा इसको दे दिए और 10 अपने लिए, बराबर हो गई। ये जमींदार इतना ना बढ़ गए, इतना ना पैसा हो गया, इतना ना इन लोग के पास धन संपदा हो गया कि अंग्रेजों से ज़्यादा विलासिता में रहने लगे। घोड़ा रखने लगे, गाड़ी रखने लगे, एक से एक उस समय विदेश से गाड़ी मंगाते थे, विदेश में इनके लड़के पढ़ने जाते थे, इतना हो गया। ये उसीलते थे कितना, 20, 30 उसील लेते थे, देना तो इतना है, बाकिया जो बच्चा सब किसके पास, जमींदार के पास। किसान मर रहा है, प्रकृति का झेल रहा है। उसी समय सारे नाटक कहानी देखे होंगे, इसी पर बहुत सारा पिक्चर भी बना है जमींदारी व्यवस्था पर, आप देखे होंगे। उस समय के जो 90s के पिक्चर देखिएगा ना, तो लगभग जमींदार एगो होगा और उस जमींदार को हीरो पीटेगा ना, लगान हो चाहे कुछ भी हो, आप एक जमींदार होगा जो साहूकार होगा, जो वो अत्याचार करेगा, जमीन का मालिक होगा, हीरो होगा, उसी के बेटी से प्यार कर लेगा, उसी को पीटेगा, लगभग थीम यही होगा। देखे हैं अमरीश पुरी वाला पिक्चर, ये सारा चीज वहीं से निकला है, बात समझ रहे हैं, याद आ रहा है इस टाइप का पिक्चर 90s वाला थीम, हाँ वही होगा। तो वही है, गोदान देख लिए, फिर से आप ये भी देख सकते हैं फर्निचर थ्रू रेनू वाला, ठीक है, मैला आंचल भी देख सकते हैं, उधर का है, बहुत सारा है, मतलब वही व्यवस्था है। तो देखो अत्याचार कहाँ होता था, मालिक कौन है, जमीन का जमींदार, ठीक, कर कौन उछलेगा, जमींदार, और जमींदार है, जमीन का स्वामी तो वही है, आप हैं, किसान है, उसको खेत में काम कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहा है, ज़्यादा वसूलता था, इससे गरीब का गरीब भूखे मर जाता था। अत्याचार करते थे अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से, ठीक, और जमींदारों पर भी तलवार लटक रहा था, क्योंकि एगो नियम बनाया था सूर्यास्त का नियम, यानी एक फिक्स टाइम के पहले आपको टैक्स दे देना है, नहीं तो आपकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। नहीं, जो जमींदार देते थे ना, नीलाम कर देते थे अंग्रेज कि इनकी जमींदारी नीलाम हो रही थी, तो ये जानबूझकर अत्याचार करते थे जमींदार। और भारतीय किसान को लगता था कि अंग्रेज तो ठीक है, जमींदार ही क्या अत्याचार कर रहे हैं, यानी भारतीयों पर भारतीयों के द्वारा अत्याचार करवाया गया, नफरत बढ़ता गया जमींदारों के प्रति। आप देखेंगे पीछे के पिक्चरों में यही सब है। अब वो अब थे ही जमींदार, कुछ थे जो अंग्रेजों का चाटुकार करते थे। अब देखो इसका सोचोगे कि जमीन का मालिक क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि वो जानता था कि कुछ तो भारतीय हों जो अंग्रेजों के सपोर्ट में आए, तो ये जमीन का मालिक है, तो ये समझिए कि जमींदार जो हैं अंग्रेजों के चाटुकार हैं। अरे जमीन का मालिक बनाया हुआ है, आप राजा की तरह रह रहे हो, उसके समानांतर रह रहे हो, उससे कहीं ज्यादा विलासिता में रहते थे जमींदार अंग्रेजों से, तो चाटुकारिता करेंगे ही। आप लगान पिक्चर देख लो, ये पिक्चर देख लो, वो लोग अलग अलग शराब है, अलग अलग एथी है, एंटिक चीजों में रहते थे सजाने के। किसान यहाँ मर रहा है, किसान यहाँ तड़प रहा है, भूखे मर जा रहा है, भूखे मर जाते थे लोग, भूखे, समझ रहे हो। आजकल तो सुने नहीं हो, खाना नहीं है, भूख की वजह से लोग मर जाते थे तरफ के। आज भी सुन रहे हो कि किसान भूखे मर जाते हैं, ठीक। तो ये जमींदारी व्यवस्था नीचे लिया। अब देखो सूर्यास्त का नियम और हुआ जो वसूलते थे। अब देखो जमींदार तो ठीक है, जमींदार के बाद एक पटनी व्यवस्था भी जन्म ले ली, यानी जमींदार के नीचे जमींदार। इतना ना जमीन हो गया ना कि देखो जैसे हम जमींदार हैं तो हमसे नहीं संभाल में आ रहा है कि वहां तो एगो अपने अंडर में एगो जमींदार खड़ा कर दिए। ई वंशानुगत होता था कि वो जमींदार है, उसका बेटा जमींदार हो जाएगा, हो लीजिए, बात समझ रहे हैं।
तो हम अपने अंडर में एगो दे दिए जमींदार को, वो वहां देख रहा है, तो वो पटनी व्यवस्था है। उसके मतलब पटनी व्यवस्था क्या है, जमींदार के नीचे जमींदार। तो 3 तरह से होता है, वो कुछ लूटेगा, फिर ये उसको लूटेगा, फिर ये उसको लूटेगा, अंतिम पैदान पर तक किसान मर रहा है। देख रहे हो व्यवस्था कितना खतरनाक है। एक्चुअल में दुखदाई तो ये था, उसके बाद मारपीट तो था ही, और अत्याचार करते थे तो जमींदार। ये इतना ना अत हो गया कि जैसे ही देश आजाद हुआ, पहला काम किया गया कि पहला 1950 में पहला संशोधन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लीजिए, और वो सारे जमींदार बखुला गए। तो सरकार ने कहा कि इसको 9वीं अनुसूची में डालो कि ये सब कैसे ना करे। यही जमींदारी उन्मूलन को एक अलग अनुसूची बनाकर डाला गया कि जिस अधिनियम को इसमें डाल दिया जाएगा उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। मतलब ये वाला व्यवस्था हुआ। तो उसके बाद भूदान आंदोलन चला। ये इतनी बड़ी व्यवस्था खतरनाक थी। देख रहे हैं व्यवस्था। पहला संविधान संशोधन जैसा ही आजाद हुआ यही किया गया, आप पढ़े होंगे। पहला संशोधन यही हुआ 1950 में, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। इसको 9वीं अनुसूची बनाकर डाल दिया क्योंकि वो केस जाते थे, पैसा था ही जमींदारों के पास ना। चलिए ये व्यवस्था समझ में आ गया। तो अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में आप ये बातें ध्यान रखोगे। 1793 में व्यवस्था क्या था, मतलब इसमें कि एक नियत आय होगा, भू राजस्व का राजस्व जमींदार वसूलेगा, और जमीन का मालिक कौन है यहाँ पे, जमींदार है। ये कितना % भाग पर, 19% भाग पर जमींदारी व्यवस्था हुआ। ठीक, उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था लागू हुआ। रैयतवारी व्यवस्था जो है 1792 में कैप्टन रीड ने 12 महल क्षेत्र जो मैसूर वाला इलाका है वहां लागू किया। अब रैयत मतलब होता है किसान। रैयत मतलब क्या होता है, किसान। यानी कि रैयतवारी व्यवस्था यानी यहाँ किसान, यानी कि जमीन का मालिक यहाँ किसान को बनाया गया। देखिए ये व्यवस्था 1792 में कैप्टन रीड 12 महल क्षेत्र, ये पड़ेगा कहाँ, मैसूर वाला इलाके में। ठीक, टॉमस मुनरो ने 1820 में पूरे मद्रास में लागू किया। ये टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर है। यानी ये वाला इलाका में तो हम लोग का वाला बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक वाला ऊपर ये है अस्थाई, और उसके नीचे चल रहा है क्या चीज, रैयतवारी। यानी पूरे ब्रिटिश का ये लगभग 51% भाग पर था। ये पूछता है पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का 51% भाग पर रैयतवारी व्यवस्था चल रही है। हम लोग के ही ना साइड जमींदार सुनते हैं आप लोग कि ये जमींदार थे, ये थे। तो जमींदार क्यों थे, पूरा जमीनवा जो था वो अंग्रेज, आज भी वो उन्हीं लोग के पास जमीनवा है। कुछ लोग बचा लिया है, तो आज भी है। ऐसा नहीं है कि आज भी जमींदार नहीं है, मतलब अलग अलग ज्यादा जमीन है, अपने परिवार के नाम से बांट कर बचा लिया है लोग। समझ रहे हो? नहीं तो एगो चावड़ा, 2 गो चावड़ा एगो जमींदार का होता था, 3 गो चावड़ा एगो जमींदार का। उसमें आप गधा जैसा खटिए, ठीक है, कृषि कीजिए, ये होगा। समझ रहे हैं? वो कर उसीलेगा, वहाँ से वो पैसा आता था। आज भी लोग है, देखिएगा। ठीक, कहीं कहीं छिटपुट जिसका ज़मीन है, मतलब उतना भी नहीं है, ठीक है, मगर है। ठीक, ये जो रैयतवारी है 51% भाग पर था। पहले इसका दर जो था ना 1/3 था, ये ठीक ठाक था, मगर बाद में ये 1855 तक 50% हो गया। इतना ना इसका टैक्से हो गया, रेटे हो गया कि प्रॉब्लम में आ गए। ठीक, इसका उद्देश्य ये था ना, इसका उद्देश्य लगभग ठीक था कि कंपनी का भी आय बढ़े और किसान का भी आय बढ़े। मतलब हई जो व्यवस्था था इससे थोड़ा हट कर था कि कंपनी का भी आय बढ़े और किसान का भी, और जमीन का मालिक इसको किसान को बनाया गया, रैयतवारी। बात समझ रहे हैं? जमीन का मालिक कौन बना? किसान बना। ठीक, मगर इसमें प्रॉब्लम ये होता था ना कि अंग्रेजों को कर वसूलोगे, कहो किसान से जाओगे, उन लोग का भी प्रॉब्लम समझो। यहाँ एक आदमी से डील करना है, यहाँ हर एक किसान से डील करोगे तो बोर्ड बनाओ, ये बनाओ, फिर वो ऐसी करेगा, फिर वो अत्याचार करेगा। इस तरह की व्यवस्था थी। ठीक, इसका देखो, किसान को तो बना दिए, इससे एक बहुत बड़ा कुव्यवस्था पनपा, परिणाम साहूकारी व्यवस्था। आप सुने हो ना साहूकार, तो ये देखिए साहूकार क्या होता था। साहूकारी व्यवस्था कैसे जन्म लिया, देखिए जैसे किसान हैं आप मालिक है जमीन के, आपके पास पैसे नहीं है तो जाओगे साहूकार के पास,
कर्ज लेकर खेती करोगे, डूब गया तो वो अपना पैसा मांगेगा, तो आपका पैसा मांगेगा तो वो अपना जमीन दे दीजिए उसको और उसी पर खेती कीजिए, कहेगा कि इतना कीजिए। यही सब मदर इंडिया पिक्चर में तो यही है, गोदान में तो यही है, जमीनवा उसका ले रहा है, कर्जा कर्जा कर खेती हो रहा है, वो टैक्स दे रहा है और उसका जमीन आधा ले रहा है, वो अपने ही खेत में कह नहीं रहा है कि अपने ही खेत में मजदूरी कर रहा है। तो उससे साहूकारी व्यवस्था ये होती थी कि जो पैसे वाले आदमी थे, किसानों को पैसा दे देते थे, समय पर नहीं चुका लेते थे, वो कर्ज में दब जाते थे और उसका जमीन ले लेते थे, ठीक, और उसी के जमीनवा पर खेती करते थे, जिससे बटाई व्यवस्था, जिसको आज बटैया नामना कहते हैं, ये व्यवस्था जन्म ले लिया। हम है मान लीजिए साहूकार, पैसा दिया आपको, आप ही का खेत है, किसान को इतना ना दे दिया, आप चुका नहीं पाए तो कहे कि जमीनवा हमको दे दो, आधा का हिस्सेदारी कर लो, तुम उसमें खेती करो, इतना टैक्स में जाएगा, वो है साहूकारी व्यवस्था जन्म ले लिया। मतलब ये साहूकारी जस्ट लाइक कन्वर्टेड जमींदारी टाइप का हो गया। अब देख लो, पैसा दे दिया उसको, नहीं हुआ, जमीन उसके पास है, आप बटाई कर रहे हो, आधा ले रहे हो, आधा टैक्स दे रहे हो, 3 भाग हो गया ना, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो गया किस में जमींदारी जैसा ना, तो साहूकारी व्यवस्था जन्म लिया। इसके बाद महालवारी किया सब, ठीक। महालवारी जो है कंपनी, महाल मतलब होता है गांव, यानी कि अब सोचा कि किसान से नहीं लेंगे, गांव से कर उस लेंगे, एक एक व्यक्ति से नहीं उस लेंगे, और इसमें भूमि का पर अधिकार गांव का होगा, एक गांव का अधिकार होगा भूमि पर, ठीक। जैसे इतना भूमि है, इस गांव का है, बात समझ रहे हैं, इतना जमीन है, ये इस गांव के है, पूरे गांव के लोग काम करेंगे, या इस गांव का है, तो भूमि पर गांव का अधिकार होगा, और गांव का अधिकार होगा तो सब लोग जाके अपना अपना बांट थोड़े लगा, एक आदमी चाहिए मुखिया, तो एक मुखिया होगा जिसको लंबरदार कहा जाता था, ठीक। ये लंबरदार जो होता था उसी से जाकर टैक्सवा वसूलते थे। अब मुखिया हो गया, गांव मतलब भूमि पर अधिकार है किसका, पूरे गांव का। जमींदारी में क्या है कि जमीन का है, जमींदारे का है जमीन, और यहाँ पूरा अधिकार है, मगर एगो देख रेख के लिए लंबरदार रखा गया है जो मुखिया है। तो यही जमींदारी जैसा हो गया, देखिए फिर तो वही हो गया, अधिकारी नहीं है, कर वही उसी लेकर, तो लंबरदार हो गया। ये लगान अनुमान पर आधारित रहा, मगर ये इतना हाई हो गया ना कि ये भी किसानों के लिए दुखदायी हो गया, लगभग 80% तक लगान हो गया, ठीक। और देखिए लागू हुआ, लागू किया हॉल्ट मैकिलजे ने ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग पर, है याद रखिएगा, है कितना 19, है 30। अब ये क्षेत्र था पंजाब वाला, यूपी वाला, एमपी वाला क्षेत्र है, पंजाब साइड लंबरदारी व्यवस्था देखिएगा गांव का था, बात समझ रहे हैं। तो ये तीनों व्यवस्था समझ गए आप लोग, ठीक।